नमस्ते आप सभी का। चाणक्य एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं 67 बीपीएससी के हिस्ट्री का क्रैश कोर्स और आज हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटीज। आपको 3 पर्सनैलिटी पढ़ना है, गांधी, नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी पर। कैसे गांधी महात्मा बन गए, कैसे एक सामान्य सा दिखने वाला बालक भारत के राष्ट्रपिता बन गए, कैसे आजादी की नजीर बन गए और कैसे आज भी भारतवासियों में गांधी की आत्मा बसती है। तो गांधी का निर्माण होता है बचपन वाले गांधी, युवा गांधी, परिपक्व गांधी और बापू। तो ये आपको जो विस्तार होता है, जो गांधी का एक पर्सनालिटी है, वो भी थोड़ा बहुत जानना है। साथ साथ गांधी के आपको विचार को जानने, आइडियाज को जानने, गांधी क्या सोचते थे, साथ साथ उनकी एक्टिविटी को जानना है कि वो क्या करते थे और उनके विचार किस प्रकार हमारे जीवन में भारत के लिए, विश्व के लिए महत्ता रखती है। आज भी उनके विचार हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जिस समय वो विचार दिए थे। आप सोचिए कितने दूरदृष्टि थी उनकी। उसके बाद हमको यह जानना है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनका कितना बड़ा योगदान था। तो आपको एक अप्रोच के साथ इसको तैयार करना होगा। कंटेंट गांधी पे बहुत होता है, बट जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना कंफ्यूज होइएगा। तो हम लोग इसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। जब गांधी को आप पढ़ रहे हैं तो गांधी ने 7 पाप कहे, 7 सिंस। वो काम नहीं करना है जो पाप है, वो करना है जो पुण्य है। तो पाप पुण्य में उन्होंने 7 सिंस कहा। इसी से आप गांधी को समझ सकते हैं, 7 सोशल सिंस। पहला उन्होंने कहा पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, बिना सिद्धांत के राजनीति गलत है, पाप है। सोचिए, ये राजनीति में उसके विचार, राजनीति में अगर सिद्धांत नहीं है, राजनीति में अगर विचारधारा नहीं है, राजनीति में अगर लक्ष्य नहीं है, राजनीति में अगर उद्देश्य नहीं है, तो बिना सिद्धांतहीन के राजनीति बेकार है, घटिया है, उससे कोई परिणाम निकल करके नहीं आ सकता। तो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स सिन है। दूसरा उसने कहा इकोनॉमी पे वेल्थ विदाउट वर्क। अगर आपको बिना काम के धन मिलता है तो आप नालायक हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए बिना मेहनत के अगर आपको धन मिलता है तो वो पाप है, उसको अपना हक मत मानिए। तो परिश्रम रहित जो धनोपार्जन करते हैं, यह गांधी के अनुसार सिन है और यह बात सच है। तीसरा प्लेजर विदाउट कंसाइंस, विवेक रहित सुख। अगर आप भौतिक सुख में लिप्त हैं, शारीरिक सुख में लिप्त हैं, जहां पर आपका कंसाइंस बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं है, विवेक एक्टिवेट नहीं है, अगर आपके पास नैरो हैप्पीनेस है, वो भी सिन है, क्योंकि आप उसमें कंसाइंस नहीं लगा रहे हैं, बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। अगर बुद्धि लगा के, विवेक का प्रयोग करके अपने लोगों के जीवन में बदलाव लाया, अपने समाज में बदलाव लाया, अपने आसपास के लोगों में बदलाव लाया, पर्यावरण में बदलाव लाया, अपने जीवन में बदलाव लाया, तो वास्तव में खुशी है और यह बात सच है। चौथा नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, चरित्र के बिना, ज्ञान के बिना चरित्र। आप सोचिए, चरित्र शून्य ज्ञान। ऐसे कई सारे डॉक्टर इंजीनियर होते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए, लेकिन करप्शन के शिकार हो जाते हैं। कई सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, नेता भी होता है और समाज का पूंजीपति उद्यमी भी होता है। ज्ञान हो सकता है लेकिन चरित्र, कैरेक्टर एथिकल नहीं है, इसलिए वह ज्ञान बेकार होता है, क्योंकि आपके अंदर एथिकल बिल्डअप नहीं है। आप कितने भी ज्ञानी बन जाए, अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है तो उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है, क्योंकि आप उस ज्ञान के आधार पर बिक सकते हैं। और जब आपकी अंतरात्मा बिक गई तो समझिए आप जीवन में कोई समाज में व्यापक बदलाव नहीं ला सकते हैं, बल्कि आप गलत आदमी सही पद पर, उचित पद पर पहुंच जाना सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए गांधी कहते हैं नॉलेज विदाउट कैरेक्टर बेकार है, सिन है, चरित्र शून्य ज्ञान। नेक्स्ट देखिए, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, ये भी इकोनॉमिक्स है। सदाचार रहित व्यापार। अगर व्यापार में नैतिकता नहीं है, अगर मॉरलिटी नहीं है, तो व्यापार भी गलत है। जैसे आप बाजार गए, बाजार में आपको कोई सामान लेने गए, जब हल्दी लेने गए, हल्दी आप जानते हैं कि आपका
एक महत्वपूर्ण मसाला होता है जो आप सब्जी में देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो हल्दी के नाम पे आपको नकली हल्दी दे देते हैं, नकली दूध दे देते हैं, दूध देने जाते हैं तो नकली घी बेच देते हैं, प्रोडक्ट का वजन कम दे देते हैं। गांधी कहते हैं कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। अगर व्यापार कर रहे हैं उसमें अगर सदाचार नहीं है तो वो भी क्या है, पाप है। वो व्यापार ग्रोथ नहीं करता है क्योंकि आप गलत तरीके से धन का क्या कर रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं। फिर गांधी कहते हैं साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, बिना संवेदना के विज्ञान पाप है। आप अगर विज्ञान की तरक्की करके आधुनिक हथियार बना लिए, आधुनिक बंदूक बना लिए, परमाणु हथियार बना लिए और इसका प्रयोग अगर मानव के विध्वंसक में आप करते हैं तो यह पाप है। आपने विज्ञान का दुरुपयोग किया, आपने विज्ञान का प्रयोग मानव की भलाई में नहीं किया। हाँ, अगर विज्ञान का प्रयोग मानव की भलाई में करते हैं तो यह आपके लिए क्या है, अच्छी चीज है, क्योंकि आप विज्ञान से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, बिना त्याग के उपासना पूजा, यह भी पाप है। आज की प्रवृत्ति में दिखाई देता है, पूजा करते हैं लेकिन त्याग नहीं होता है, हित होता है, अपना इंटरेस्ट होता है कि भैया ईश्वर हम तुमको पूजा कर रहे हैं और हमको तुम धन दो, संपत्ति दो, सुख दो। त्याग नहीं होता है, ढोंग होता है, दिखावा होता है। कई सारे ऐसे ट्रेंड देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें त्याग है। अब घर पे देखिएगा मम्मी को, मम्मी व्रत करती है, एक दिन व्रत कर लेगी, 2 दिन व्रत कर सकती है, नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखती है, त्याग है उस पूजा में, हमने अपना सैक्रिफाइस दिया है, तो वो पाप नहीं है। लेकिन अगर त्याग नहीं है, त्याग के बिना पूजा कर रहे हैं और सिर्फ यह देख रहे हैं कि आप अपने हित के लिए पूजा कर रहे हैं, तो वो भी पाप है, उससे परिणाम निकल करके आने वाला नहीं है। आप सोचिए, ये 7 बातें अपने आप में बहुत गंभीर बात है और इस 7 बातें को आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रयोग करना है। कैसे याद कीजिएगा, देखिए, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, ये राजनीति की बात है। सॉरी, वेल्थ विदाउट वर्क और कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, ये इकोनॉमिक एंगल है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर और प्लेजर विदाउट कंसाइंस, ये इंटरनलाइज है, आंतरिक है, इंडिविजुअल है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये साइंटिफिक है। और वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, ये रिलीजियस फीलिंग है। तो ये धार्मिक आयाम हो गया, ये वैज्ञानिक आयाम हो गया, ये आर्थिक आयाम हो गया, ये व्यक्तिगत आयाम हो गया, ये भी व्यक्तिगत आयाम हो गया। ये कौन सा हो गया, आर्थिक आयाम हो गया। और ये कौन सा आयाम हो गया, राजनीति। तो आप इस तौर कैसे याद कर सकते हैं, याद करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। गांधी के ये 7 सिद्धांत से आप पढ़ सकते हैं कि ये विचार कितने प्रासंगिक हैं। आज भी आपको हर जीवन के हर पहलू में यह लागू होता है। नहीं होता, नहीं होता, बताइए। बिल्कुल होता है, हर जगह लागू होता है। ऐसे ही गांधी नहीं बने। गांधी के बनने में गांधी अपने विचारों को कई सारी पुस्तक में लिखे हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरे सपनों का भारत, कई सारी किताबों में गांधी के विचार को देखने को मिलता है। और गांधी का जो जीवन जीने का तरीका था, गांधी की जो सादगी थी, गांधी का जो लोगों के साथ जुड़ाव था, जो दांव पेश था, हर समाज के, हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर धर्म, हर जाति के लोगों के साथ जो उनका संबंध था, जो कनेक्टिविटी थी, आम लोगों के साथ जो उनका मुद्दे से जुड़ाव था, तो लोगों का विश्वास गांधी में बढ़ता चला गया। और गांधी का जो जीवन शैली था, अपने हाथ से बुने हुए कपड़े को पहनते थे, बहुत ज्यादा ढोंग दिखावा नहीं, एकदम सामान्य जीवन शैली, सुबह सुबह अपने झाड़ू लगाते थे, संत जैसी छवि थी। समाज में इसकी पैठ इतनी मजबूत हो गई कि राष्ट्रीय आंदोलन का चेहरा बन गए गांधी। और आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा योगदान अहिंसा के रास्ते पर ले जाने वाले, सत्याग्रह को दिखाने वाले महात्मा गांधी का व्यक्तित्व जो है, कई सारे कारणों से निर्मित हुआ था। अब आइए, हमें यह जानना है कि 3 बातें जाननी है मेन। हमें जानना है गांधी का मौलिक विचार, आइडियाज, गांधी का दांव पेच, जो उनकी टैक्टिक्स थी, और तीसरा जानना है कि जन चेतना में
उनकी जो पैठ थी। इस 3 एंगल को आप समझ गए तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा और यहीं से आपको कंटेंट मिलना क्या होगा, शुरू होगा। ऐसा कहा जाता है जो गांधी के मौलिक विचार थे वो रस्किन की किताब थी अनटू द लास्ट। गांधी पश्चिम के विचारकों से भी बहुत प्रभावित हुए। साथ साथ गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे जहां पर उन्होंने अश्वेतों के पक्ष में आंदोलन चलाया था, ओपिनियन नाम का अखबार निकाला था, नटाल और टॉल्स्टॉय जैसे फॉर्म की स्थापना की थी। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। गांधी के साथ भेदभाव किया गया था जब वो प्रथम श्रेणी के डब्बे में ट्रेवल कर रहे थे और गांधी खुद पढ़े लिखे बैरिस्टर थे। तो कई सारी परिस्थितियों ने गांधी को तैयार किया, गांधी जी को तैयार करके उनके अंदर विचार को समाहित किया। तो इस विचार को अगर हम जानिएगा तो गांधी ने अपने मौलिक विचार सत्य को ली। उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। किसी भी कंडीशन में आपको सत्य पर अडिग रहना है। अगर आप सत्य पर अडिग हैं तो समझिए आप कभी नहीं हारिएगा। सामने वाला कितना भी प्रेशर डाले आप पर, आप अपने सत्य पर अडिग रहिए, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ साथ गांधी ने सत्य के आधार पर कहा कि सत्याग्रह कीजिए, सत्याग्रही बनिए, सत्य के प्रति आग्रह कीजिए। अगर अंग्रेज आपका शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज गलत है, तो आप सत्याग्रह कीजिए, अंग्रेज के खिलाफ खड़े होइए, क्योंकि आपका सत्य आपके साथ है। आप सही कारण के लिए खड़े हैं क्योंकि अंग्रेज आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जब आप सत्याग्रही बन रहे हैं तो गांधी ने कहा कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है? अहिंसा। ये गांधी के मौलिक विचार हैं। सत्य, सत्याग्रह, अहिंसा। हिंसा नहीं करनी है, किसी पर गोली नहीं चलानी है, किसी को मारना पीटना नहीं है। आप अहिंसक तरीके से अपने सत्य पर अडिग रहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हारता नहीं है। जीत हमेशा सत्य की होती है और अहिंसक तरीके से अपनी बात को रखिएगा। कहां पर? कहीं पर भी, चाहे अंग्रेजों के पास रखिए। तो अंग्रेज आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन अंग्रेज आपका दमन नहीं करेंगे। सल्तान की क्रांति में क्या हुआ था? हिंसा हुई, अंग्रेजों ने दमन कर दिया। अहिंसा होती, दमन करने के लिए सोचते। दोनों में अंतर है। तो अहिंसा रहिए, क्योंकि गांधी साउथ अफ्रीका में दिख चुके थे ये अंग्रेज किस हिसाब से दमन कर सकते हैं। पूरी ताकत लगा देते हैं खत्म करने के लिए। अगर आप अहिंसक रहिएगा तो आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं कि वो आपका दमन करे हिंसक तरीके से। सत्य, सत्याग्रह, अहिंसा। साथ साथ गांधी के मौलिक विचार हैं सर्वोदय। गांधी ये कहते हैं कि अगर समाज में उदय होना है तो सभी का उदय होना चाहिए। सर्वोदय, सबका विकास होना चाहिए। विकास एक व्यक्ति के हाथ की पूंजी नहीं है, विकास समाज के सभी लोगों का हक है। इसलिए गांधी कहते थे कि हमें अंत्योदय, अंतिम लोगों का उदय करना है। ये विचार थे कि समाज का कोई व्यक्ति भूखा न सोए, समाज का कोई व्यक्ति अशिक्षित न रहे, समाज का कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, समाज का कोई व्यक्ति शोषित ना रहे, वंचित ना रहे, पीड़ित ना रहे। तो गांधी कहते थे कि हमें अंत्योदय को अपनाना है और अंत्योदय करके हम सर्वोदय कर देंगे। और जैसे ही भारत का सर्वोदय होगा, भारत में सभी लोग खुशहाल होंगे, जिससे देश और समाज खुशहाल हो जाए। सीधी सी बात है। तो गांधी क्या बात करते थे? सर्वोदय और अंत्योदय। नेक्स्ट, गांधी के मौलिक विचार में एक इंपॉर्टेंट था साध्य और साधन। साध्य मतलब होता है इन, आपका लक्ष्य क्या है। साधन होता है कि आप उस लक्ष्य को प्रयास करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। गांधी कहते थे आजादी आपका साध्य है लेकिन अहिंसा उसका सही साधन नहीं है। सॉरी, गांधी कहते थे कि आजादी आपका साध्य है लेकिन जो हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं वो सही साधन नहीं है। अहिंसा उसका सही साधन है जिससे आप आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। गांधी कहते थे अगर आपका साधन गलत होगा, आपका उससे प्राप्त होने वाला साध्य भी क्या होगा? गलत होगा।
यही से डिस्प्यूट चालू होती थी गांधी और सुभाष चंद्र बोस में। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हमारा दोनों का साथ एक ही है, हमें भी आजादी चाहिए, गांधी को भी आजादी चाहिए। लेकिन जो तरीके हैं, गांधी कहते थे नहीं, तरीका अहिंसक होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तरीका जो भी हो, अंग्रेज हम पे हिंसा कर रहे हैं तो तरीका हमको हिंसक भी अपनाना पड़े, हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। गांधी कहते थे नहीं, ये ना चलेगा, हमें अहिंसा ही करनी पड़ेगी। वैचारिक तनाव था, लक्ष्य एक ही थे। आज भी आप देखिए, अगर आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, सिविल सेवक बनना है, आपका लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, एसडीएम बनना, डीएसपी बनना, उस पद को प्राप्त करना। लेकिन आपका साधन क्या होना चाहिए, किताबें, पढ़ाई, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, यही तो आपका साधन होगा ना। अगर साधन को नहीं लगेगा तो सिलेक्शन होगा नहीं। लक्ष्य देखते रहेंगे, हाँ सपने में देख रहे हैं कि एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, मेहनत करनी है, हाँ अच्छा लग रहा है देख करके, लेकिन मैं साधन अगर नहीं अपनाएंगे तो बन पाइएगा, नहीं बन पाइएगा। तो साध्य साधन हर जगह लागू होता है। तो गांधी कहते थे कि साध्य और साधन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, गांधी कहते थे, इनके विचार है, दर्शन है, स्वराज। हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वराज। स्वराज मतलब खुद पर राज कीजिए, आप पर अपना नियंत्रण होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गांधी कहते थे जब आप पर अपना राज होगा तो आप समाज पर राज कीजिए। गांधी कहते थे पहले अपने ऊपर राज कीजिए, तब बाहर राज होगा। और गांधी स्वराज को जोड़ते थे ग्राम स्वराज से। किससे? गांधी कहते थे कि भैया भारत गांव में बसती है और गांव का विकास करना बहुत जरूरी है, और तभी विकास होगा जब ग्राम स्वराज होगा, गांव के लोग अपने बारे में डिसीजन ले, अपने बारे में निर्णय ले, तभी गांव का विकास होगा। तो ये गांधी के मौलिक विचार हैं। ये शब्द आपको एग्जामिनेशन में खेलने हैं। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, अंत्योदय, सत्याग्रह, स्वराज, साध्य और भी विचार है, अभी पढ़ेंगे लोग आगे। फिर गांधी का विचार है आर्थिक विचार। गांधी कहते थे न्यासिता होना चाहिए, ट्रस्टीशिप होना चाहिए। मतलब काम करने वाला जो व्यक्ति है और जो काम से करवा रहा है, दोनों के बीच एक ट्रस्ट होना चाहिए। और चूंकि यह ट्रस्ट तभी होगा जब काम करने वाला को उसके काम का सही वेतन मिलेगा, और काम करने वाला अपना काम ईमानदारी से करेगा, और जब काम करवाने वाला व्यक्ति उसको सही समय पर वेतन देगा, उसके काम का सही से मूल्य देगा। यह ट्रस्ट होगा, और यह ट्रस्ट जितना मजबूत होगा, इकोनॉमिक सिस्टम उतना ही डेवलप होगा। गांधी कहते थे कि इकोनॉमी का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तभी ग्रामीण उद्योग विकसित होगा। गांधी बड़े बड़े उद्योग के पक्ष में नहीं थे, गांधी छोटे छोटे उद्योग के पक्ष में थे कि भारत में कुटीर और लघु उद्योग का विकास होना चाहिए, तभी जाके भारत का विकास होगा। गांधी बात करते थे समाज में नारी उत्थान की। गांधी कहते थे भारत की 50% आबादी अगर अशिक्षित रह गई तो देश का विकास नहीं हो सकता है। कहते थे कि महिलाएं समाज का प्रतिबिंब होती है। महिलाएं, अगर किसी समाज को हमें देखना है कि समाज शिक्षित है या शिक्षित, तो महिलाओं की स्थिति को देख लिया जाए। अगर महिलाएं वहां पर साक्षर है, महिलाएं वहां पढ़ी लिखी है, इसका मतलब कि समाज शिक्षित है, सीधी सी बात है। तो गांधी नारी उत्थान की बात करते थे। गांधी शिक्षा की बात करते थे कि भैया हमें शिक्षा अपनी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, और शिक्षा में कौशल, स्किल होना चाहिए। जब तक व्यक्ति स्किलफुल नहीं होगा तब तक शिक्षा किस काम की? व्यक्ति योग्य नहीं होगा, व्यक्ति अपने काम के अकॉर्डिंग रोजगार नहीं प्राप्त कर पाएगा। गांधी कहते थे कि शिक्षा क्लासरूम में रटने वाली शिक्षा प्रणाली पर नहीं होनी चाहिए। शिक्षा में तार्किकता होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, शिक्षा में व्यवहारिकता होनी चाहिए, और शिक्षा व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। अंग्रेजी उस शिक्षा पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। वो कहते थे कि आपको शिक्षा किसी भाषा में मिले, मातृभाषा सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, न कि शिक्षा आपको रटने वाली पद्धति पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है, कैरेक्टर का निर्माण करती है, और नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन। ज्ञान अगर चरित्र का निर्माण ना करे तो बेकार ज्ञान है। तो गांधी कहते थे शिक्षा क्या करे? आपके चरित्र का निर्माण करे। क्लियर हो रहा है? तो गांधी किसकी बात करते थे? इसके साथ साथ गांधी बात करते थे स्वच्छता कि भैया हमें आंतरिक स्वच्छता भी चाहिए, इंटरनल प्यूरिफिकेशन भी चाहिए, और साथ साथ एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन भी चाहिए। बाहर भी स्वच्छता चाहिए। अपने मन, अपने तन को स्वच्छ रखिए विचारों से, और अपने बाहर भी स्वच्छता रखिए, गंदगी मत कीजिए।
अगर आप बाहर स्वच्छता रखिएगा तो देश स्वच्छ होगा, देश में गंदगी नहीं होगी, देश में बीमारी नहीं होगी। आज जो समस्या है, भारत कई सारे से मूवमेंट चलाता है, स्वच्छ भारत अभियान। आप खुद सोचिए कि स्वच्छता जरूरी है कि नहीं है। गांधी उस समय कहते थे कि देश में स्वच्छता सबसे जरूरी है। पहले अपने मन को स्वच्छ कीजिए, फिर देश के बाहरी पहलू को स्वच्छ करने का प्रयास कीजिए। तो इसके साथ साथ गांधी के जो विचार थे, गांधी अस्पृश्यता के विरोधी थे। गांधी ये कहते थे कि जाति धर्म के आधार पे जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज को बांटती है। समाज में एकता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, लोगों को यूनाइट करने की ताकत होनी चाहिए, तभी लोग एकजुट होते हैं, और जितना एकजुट होंगे समाज उतना ही ताकतवर होगा। गांधी समाज में विभेद नहीं चाहते थे कि वो उच्च जाति का है, वो निम्न जाति का है। वो भेदभाव समाज में समरसता को कमजोर करती है, समाज में एकजुटता को कमजोर करती है, और समाज के ताने बाने को, जो बॉन्डिंग है, उसको भी क्या करती है, कमजोर करती है। इसलिए गांधी कहते थे कि अस्पृश्यता को दूर करना है। इसलिए गांधी ने कई सारे कार्यक्रम अपनाए, हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया। ये विचार कहीं ना कहीं भारत में एक समरूप समाज बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान को रखता है। नेक्स्ट, गांधी का मौलिक विचार है राम राज्य। राम राज्य मतलब धर्म का राज्य नहीं। राम राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य जहां पर किसी के साथ शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिले, जहां पर समाज खुशहाल हो, समाज में ये सारी चीजें हो। क्या क्या हो? सत्य हो, सत्याग्रह हो, अहिंसा हो, सर्वोदय हो, साध्य साधन की पवित्रता हो, स्वराज हो, स्वच्छता हो, शिक्षा हो, नारी उत्थान हो, ट्रस्टीशिप हो। ये सारी चीजें जिस राज्य में है, वो राज्य क्या कहलाएगा? राम राज्य कहलाएगा। कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये राम राज्य एक आदर्श राज्य है, आइडियल राज्य है, और इसकी स्थापना डीपीएसपी भी कहता है। डीपीएसपी भी यही बात कहता है कि हमें एक ऐसा राज्य का स्थापना करना है जहां पर कल्याणकारी राज्य बने और लोगों के प्रति एकजुटता का भावना हो, और लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को रखें। गांधी के मौलिक विचार धर्म को लेकर के भी हैं, रिलीजन। गांधी ये कहते हैं धर्म जो होता है ये व्यक्ति का आंतरिक पहलू है। धर्म जो है व्यक्ति का आंतरिक पहलू है, और धर्म का संबंध व्यक्ति के कर्तव्य से है। इसलिए धर्म हर व्यक्ति के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। अगर छात्र धर्म की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि छात्र अपने कर्तव्य का पालन करे। अगर राजधर्म की बात की जाती है तो राजा अपने धर्म का पालन करे। अगर पुत्र धर्म की बात की जाती है तो पुत्र अपने धर्म का पालन करे। व्यक्ति गांधी कहते हैं धर्म का मतलब आस्था से कम है, कर्तव्य से ज्यादा है। इसलिए गांधी कहते थे राजनीति में धर्म का जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि राजनीति धर्म अगर जुड़ेगा तो राजनीति को धर्म प्रेरित करेगा कि राजनीति समाज के पक्ष में निर्णय ले, तभी तो पॉसिबल होगा ना। तो गांधी धर्म के पक्ष में थे, धर्म राजनीति के पक्ष में थे, क्योंकि गांधी धर्म को कर्तव्य से जोड़ते थे। और गांधी कहते थे कि अगर ये सारी चीजें होगी, व्यक्ति तैयार हो जाएगा क्या चीज के लिए? प्रतिरोध करने के लिए। और प्रतिरोध कैसा होगा? प्रभावशाली होगा, और अंग्रेज परेशान होंगे। ये हमें क्या देंगे? आजादी देने की। तो गांधी का जो विचार था, यह विचार एक तो समाज को बदलने के लिए था, भारत के समाज को आधुनिक और तार्किक बनाने के लिए था, भारत के समाज में रिफॉर्म करने के लिए था। दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ता को हिलाने के लिए था, ताकि ब्रिटिश सत्ता यह समझे कि भारत की वो ताकत, भारत की वो मजबूती, जो चीज भारत में है, उस चीज को प्रदर्शित अगर कर दिया जाए अहिंसक तरीके से, तो अंग्रेजी सत्ता मजबूर होगी और देश को आजादी सौंपनी पड़ेगी। ये विचार गांधी के मन में आए कहां से? देखिए, ये विचार वेदों में भी है, उपनिषद में है, शास्त्रों में है, बुद्धा बौद्ध धर्म की नीतियों में है, जैन धर्म की नीतियों में है। तो प्राचीन काल के जितने भी ग्रंथ, जितने भी विचार, जितने भी शासक हुए बड़े बड़े, उनकी नीतियों में दिखाई देती है। गांधी ने उसको समायोजित किया। साथ साथ गांधी ने जो व्यवहार अपने साथ पाया साउथ अफ्रीका में, उसके अकॉर्डिंग, और कुछ पश्चिमी विचारकों से भी गांधी प्रभावित हुए।
गीता से प्रभावित हुए, बहुत ज्यादा गीता से प्रभावित थे, तब जाके गांधी ने अपने विचार को दिए, और विचार आपके एग्जामिनेशन हॉल में कूट कूट कर गिरने चाहिए। अगर आ जाए क्वेश्चन, एक लाइन को लिखिए, अच्छे से लिखिए, दिल से लिखिए, दिल खोल के लिखिए, ऐसा लिखिए एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए कि भैया वाह क्या बात है। ठीक है, एक दिन ये शैली है, जानना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है, याद रखिएगा, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। इसे जानिए कम, लिखिए ज्यादा, बार बार लिखिए, देखिएगा आपके अंदर परिपक्वता आ जाएगी लेखन शैली की। जानने की परिपक्वता ज्यादा नहीं करनी है, इसकी परिपक्वता नहीं है, लेखन शैली। ठीक है, अब आइए दांव पेच। इस दांव पेच की बात क्या है, गांधी वह कौन से दांव पेच अपनाते थे जिससे समाज का हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोग गांधी से जुड़ते चले गए। इस दांव पेच में गांधी सवर्ण की बात भी मानते थे और पिछड़ों की बात भी मानते थे। सोचिए, सवर्ण को कहते थे कि तुम प्रायश्चित करो, तुम पिछड़ों के लिए अपने मन में चेतना को जगाओ, और पिछड़े का साथ देते थे, और इनके अंदर सुधार करने के लिए गांधी खुद ही कार्यक्रम चलाते थे, हरिजन उत्थान कार्यक्रम चलाए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो इसे सवर्ण और जो पिछड़ा, जो भारत के समाज में जो ये विभाजन था, विभाजन कमजोर होता है और दो पहलू दोनों नजदीक आते हैं और आपस में जुड़ने का प्रयास करते हैं, ये गांधी का दांव पेच है। अपने समाज में जो विभाजन था उसको एकजुट करने का प्रयास किया, सवर्ण और दलित के रूप में। दूसरी तरफ गांधी जमींदार और कृषक दो विरोधाभासी हैं। एक तरफ किसान है जो खेतिया है, जो जमींदार क्या खेती बाड़ी कर रहा है, या जमींदार उससे टैक्स ले रहा है, ज्यादा टैक्स ले रहा है। गांधी कहते थे नहीं चलेगा। गांधी कहते थे कृषक तुम टैक्स दो, लेकिन टैक्स जेन्युइन होना चाहिए। जमींदार को कहते थे कि तुम अनैतिक तरीके से टैक्स मत लो। और गांधी का यह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में भी देखने को मिलता है, सफल रहा, खेरा में देखने को मिलता है। गांधी ने जमींदार और किसान के बीच एक ऐसा बैलेंस स्टैब्लिश किया कि किसान भी खुश रहे कि भैया हमको टैक्स ज्यादा नहीं देने पड़ा, जमींदार भी खुश रहे। ये था गांधी की ताकत, दांव पेच, कि भैया सबको एकजुट करो। तो जमींदार और किसान दोनों के पहलू पर क्या हो गया दिखाई देता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें चंपारण में देखने को मिलता। तीसरा, फैक्ट्री का जो मालिक है उद्योगपति, और फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। गांधी कहते थे मजदूर भाई साहब तुम भी हमारी तरफ आओ, क्योंकि मजदूर क्या है, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। अहमदाबाद में मील आंदोलन होता है कपड़े की फैक्ट्री में, गांधी ने मजदूर के पक्ष को सुना, बोनस को लेकर विवाद था, मील मालिक कम बोनस देना चाहते थे, वादा कुछ और किया था। गांधी ने उद्योगपति को समझाया, न्यासिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, कि भैया दोनों काहे लड़ रहे हो, इसे तुम्हारा लाभ भी नहीं होगा, तुम्हारा लाभ भी नहीं होगा, दोनों एकजुट एक पहलू पर आ जाओ। और उद्योगपति और मजदूर के बीच उन्होंने अहमदाबाद मील आंदोलन को भी सुलझाया, और इससे उद्योगपति के मन में भी गांधी के प्रति एक लगाव महसूस हुआ, और मजदूर के पक्ष में निर्णय किया, तो मजदूर भी गांधी से क्या हो गए, जुड़ते गए। देखिए समाज में दो विरोधाभासी पहलुओं को गांधी क्या कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, उद्योगपति और मजदूर। नेक्स्ट, हिंदू और मुस्लिम। गांधी एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम, दो धर्म है, दोनों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। कैसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले भारत में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान यह एकजुटता देखने को मिली, हिंदू समाज और इस्लामिक समाज। गांधी ने दोनों को मंच दिया, दोनों को एक रास्ते में लेकर के आए, और दोनों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। दोनों पहलू की बात सुनते थे, समझते थे, अपनी बात को रखते थे, और जो बात रखते थे वो संतुलित बात होती थी, और दोनों पक्ष इस बात को मानने के लिए क्या होते थे, तैयार होते थे। 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, और खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया, और असहयोग आंदोलन का विस्तार जो था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत तेजी से देखने को मिलती है। फिर गांधी
अंग्रेज प्लस भारत, ब्रिटिश प्लस भारत, इसके बीच भी एकजुटता लेकर आते थे। एक तो अंग्रेज है, एक तो भारतीय है, समझौता करते हैं बार बार, इरविन का पैक्ट होता है। अंग्रेजों को भी अपने पक्ष में रखते हैं, भारतीयों को भी अपने पक्ष में रखते हैं। देखिए, दो विरोधाभासी हैं। अंग्रेज भारत पर शासन करना चाहते हैं, भारतीय आजादी चाहते हैं, और दोनों पहलू को अगर एकजुट करना है, एक लेकर के आना एक मंच पे, तो गांधी बहुत बड़े लीडर बन के आते हैं। तो गांधी अंग्रेज प्लस भारतीय को भी एकजुट करते हैं, गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाते हैं, इरविन पैक्ट होता है, तो यह हमें देखने को मिलता है। साथ साथ गांधी स्त्री वर्सेस पुरुष, स्त्रियों की बात करते हैं, पुरुषों को उसके आंदोलन से जोड़ते हैं, भारत में स्त्री और पुरुष की एकता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और इस दोनों को एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए गांधी महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में बहुत तेजी से बढ़ाने की बात करते हैं। और इसका हमें परिणाम दिखाई देता है भारत छोड़ो आंदोलन से पहले सविनय विज्ञान आंदोलन में, और सविनय विज्ञान आंदोलन से पहले असहयोग आंदोलन में। हर आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ग्राफ बढ़ता है, और यह दिखाई देता है कि गांधी ने महिलाओं को भी आंदोलन से जोड़ा, महिलाओं को भी समाज में मुख्य रूप से भागीदार बनाया, मेन स्ट्रीम में लेकर आए, जिससे पुरुष और महिलाओं का संतुलन स्थापित हुआ, और दो जो विरोधाभासी पोल थे, इनको अपने मंच पर वो ले आए। तो देखिए, दांव पे छुआ, सबको ले आओ। बताइए, जन आधार किसका ज्यादा होगा? गांधी का ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो सबको ले आए। ऐसा ताकत किसी में थी नहीं, यह व्यक्तित्व होता है, यह परिपक्वता होती है। और जन चेतना में गांधी की एक अनोखी पैठ थी। क्यों? दांवपेच के कारण, क्यों गांधी के विचार के कारण, क्यों गांधी की संत छवि के कारण, और क्यों गांधी की जीवन शैली के कारण। बहुत साधारण जीवन, बहुत साधारण जीवन। जबकि जनरली आदमी अगर थोड़ा सफल होता है तो कोई सफलता बर्दाश्त नहीं होती है, तो सफलता को पीना, अगर जिसने पी लिया तो समझिए वो जिंदगी में कई मुकाम आगे बढ़ गया। गांधी ने उस सफलता को पी लिया, बार बार पीते गए। जितनी पैठ बढ़ती गई उतना नरम होते गए, उतना और समाज से जुड़ते गए, और जितना जुड़ते गए समाज में उनका जो ऑरा था और बढ़ता गया, और विश्वास बढ़ता गया, और एक सामान्य आंदोलन जन आंदोलन बन गया, गांधी आंदोलन बन गया। और इतिहास का एक फेज ही माना जाता है गांधीवादी फेज। और इस फेज में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, 1920 से 22 असहयोग आंदोलन, 1929 से 31 भारत सविनय विज्ञान, सॉरी 1940 से 42 के आसपास भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी की जन चेतना में एक अनोखी पैठ थी। यह पैठ सभी वर्ग, सभी क्लास, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, सभी समुदाय, सभी क्षेत्र, सभी भाषा के लोगों के बीच थी। सोचने वाली बात है, आसान नहीं था। ऑल क्लास, ऑल कास्ट, ऑल रिलीजन, ऑल जेंडर, ऑल कम्युनिटी, ऑल रीजन्स, ऑल लैंग्वेज, सभी लोगों के बीच गांधी की एक पैठ थी। साउथ इंडिया चली जाइए, नॉर्थ इंडिया चली जाइए, ईस्ट चली जाइए, वेस्ट चली जाइए, सेंट्रल इंडिया चली जाइए, कहीं भी चली जाइए, गांधी की एक पैठ आपको नजर आएगी। हर जगह महात्मा गांधी रोड है, हर जगह गांधी के प्रति एक लगाव है, एक आस्था है। क्यों? आसान नहीं था इतने बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करना, लेकिन किया कैसे? एक पर्सनैलिटी होती है, एक विचार होते हैं, विचार के साथ एक दांवपेच की रणनीति होती है। साथ साथ जन चेतना भी पैर बिठाने के लिए गांधी ने ऐसे कई सारे काम किए, जिसके कारण वो चेतना और भी बढ़ी। तो वो काम क्या है? गांधी के कई सारे रचनात्मक कार्य। क्या कार्य है? रचनात्मक। जैसे नारी उत्थान का कार्य। गांधी ने कहा शिक्षा दीजिए, तो शिक्षा दिलवाया। महिलाओं को शिक्षित और साक्षर करने का बीरा लिया और इस काम में सफल भी हुए। चरखा, गांधी ने चरखे को पुनर्जीवित किया, चरखे को चलवाया, चरखा आंदोलन का केंद्र बन गया, आजादी के आंदोलन का केंद्र बन गया चरखा। इतने विशाल स्तर पे चरखा का आंदोलन चलाया, चरखे गांव गांव में घुस गया गांधी के कहने पर। बताइए, तो लोग लगाव नहीं पैदा होगा, वैसी बात पैदा होगा। साथ साथ गांधी ने शैक्षणिक कार्यक्रम चलवाए, शिक्षा का एक पूरा मॉड्यूल दिया, प्राथमिक शिक्षा में विकास करने का काम किया। इसके साथ साथ गांधी ने स्वच्छता कार्यक्रम भारत में चलाए, अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम चलाए। तो कई सारे गांधी ने रचनात्मक कार्य करवाए, जिसके कारण गांधी की पैठ
लोगों के मन में बैठती चली गई, बैठती चली गई, बैठती चली गई, जिसे समाज का एक व्यक्ति, एक समुदाय नहीं, समाज का सभी व्यक्ति, सभी समुदाय के मन में गांधी की एक पैठ जम गई, जिसे गांधी बापू बन गए। लोग पसंद करने लगे, लोग विश्वास करने लग गए कि भैया ये जो कहता है वो सच है। तो गांधी सत्यनिष्ठ थे, इंटीग्रिटी थे। आज तो व्यक्ति कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इंटीग्रिटी नहीं है। ये इंटीग्रिटी था जिन्होंने इतने बड़े शख्सियत का निर्माण किया कि भैया हम जो कह रहे हैं हम वो भी करते हैं। जैसे उदाहरण है, एक महिला गांधी के पास आई किसी कार्यक्रम में, उन्होंने कहा गांधी जी हमारा बेटा चीनी बहुत खाता है, मैं परेशान हो गई हूं। गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया उसको। गांधी ने कहा कि आप 3 दिन बाद आइएगा। सोचिए, 3 दिन बाद गांधी की वो आई, फिर से आई वो लेडी। गांधी ने कहा कि आपने कहा 3 दिन बाद आने के लिए, मैं आई हूं। तो उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने, गांधी ने बहुत सामान्य से उसको समाधान बताए। तो उन्होंने गांधी से सवाल पूछा कि ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे, 3 दिन पे। गांधी ने क्या जवाब दिया? मैं भी चीनी बहुत खाता हूं, पहले मैं त्यागने का प्रयास किया और जब त्याग दिया तो उत्तर आ गया कि कैसे इसको त्यागना है, तब मैं आपको बता रहा हूं। समझिए, इंटीग्रिटी ऐसी होती है। इंटीग्रिटी ये थी गांधी, ये थे बापू, ये थे राष्ट्रपिता। ऐसे ही बापू तैयार नहीं हुए। इसलिए बीपीएससी आपको पढ़ने के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस चीज को जानिए, गांधी को समझिए, और गांधी को जितना समझिएगा उतना दिमाग की तारे हिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज? ये सब वर्ड्स याद रखना। क्या वर्ड्स है? सत्य, फिर से बोलिए तो रिपीट कीजिए। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, अंत्योदय, साध्य साधन, स्वराज, अस्पृश्यता, स्वच्छता, शिक्षा, नारी उत्थान, न्यासिता, रामराज। याद रहेंगे? याद रखेंगे। ये जो दांव पेच है और ये लोक चेतना में पैठ, ये सवाल बीपीएससी का आ चुका है। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि गांधी की रहस्यमता में मौलिक विचारों का, दांव पेच की सहज प्रवृत्ति का और लोक चेतना में अनोखी पैठ का अनोखा मेल शामिल है। व्याख्या कीजिए, यही लिखना था। 60 से 62 हुई। मुझे कितना डीप रूटेड क्वेश्चन है। एक उत्तर, वो क्वेश्चन बहुत गंभीर लगा मुझे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आप कई सारे आयामों को तोड़ सकते हैं, उत्तर ऐसे ही लिखना था। अब आप एक चीज, चलिए, गांधी क्या आज हमारे लिए प्रासंगिक है? एक चीज सोचिए आप, गांधी क्या हमारे लिए आज प्रासंगिक हैं? गांधी के जो विचार हैं, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, साध्य साधन की पवित्रता, राम राज्य, सब अगर आ जाएगा तो, शिक्षा, नारी उत्थान, क्या गांधी आज प्रासंगिक है इन सब विचारों को लेकर के? बिल्कुल है। आज भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है। आज भारत सरकार कुटीर और लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन देती है। आज भारत सरकार स्वच्छ और समृद्ध भारत का निर्माण करने की बात करती है। आज भारत सरकार समावेशी विकास की बात करती है, इंक्लूसिव इंडिया की बात करती है। आज भारत सरकार सतत भारत की बात करती है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग विकास की बात करती है। और आज भारत सरकार अगर मानव विकास की बात करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करती है, तो ये सारे विचार गांधी के विचार तो हैं। सभी विकास का मतलब होता है पर्यावरण के अकॉर्डिंग विकास करेंगे। और गांधी का पर्यावरण में विचार था, एक लाइन में सुनिएगा, कि सृष्टि में सभी लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ये सृष्टि, ये प्रकृति सभी लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति लालची हो जाए तो इस सृष्टि के सारे संसाधन कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर व्यक्ति की जरूरत हो तो ये सृष्टि सभी की जरूरतों को पूरा कर सकती है। समस्या आज है लालच की। हर व्यक्ति लालची हो गया है, जिससे सृष्टि का अत्यधिक दोहन हो रहा है, और जितना ज्यादा दोहन होगा उतना ज्यादा सृष्टि हमसे परेशान होगी। इसलिए चारों तरफ प्रदूषण, गंदगी, क्लाइमेट चेंज, ओजोन होल, एसिड रेन
पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए गांधी के विचार आज भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग प्रकृति को यूज करना है, ना कि अपने लालच के अकॉर्डिंग। लालच कीजिएगा तो पेड़ पौधे ज्यादा कटेंगे, लालच करेगा तो गाड़ियां ज्यादा चलेगी, लालच करेंगे तो फैक्ट्रियों में कपड़े ज्यादा बनेंगे, लालच करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, लालच करेंगे तो घर ज्यादा बनेंगे, गंदगी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे चारों तरफ समस्या क्रिएट हो। इसलिए प्रकृति हम सभी के लालच को पूरा नहीं कर सकती है, बल्कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। इसलिए गांधी आज हमारे लिए प्रासंगिक हैं। इसलिए गांधी के विचार हमें प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। हम भारत के लोग भारत को कैसे बनाना चाहते हैं? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र बनाना है, गणतंत्र लेकर के आना है, धर्म निरपेक्ष बनाना है, तो गांधी हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। गांधी के विचार हमें डीपीएसपी में दिखाई देते हैं, हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। गांधी के विचार फंडामेंटल राइट्स में दिखाते हैं कि हमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना है। गांधी के विचार हमें किताबों में दिखाई देते हैं, बुक्स में दिखाई देते हैं, गांधी खुद हमें नोटों में दिखाई देते हैं। सोचिए, भारत के नोट में गांधी ही है सब जगह, 10 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट्स आगे में गांधी ही दिखाई देते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी उपलब्धि, और गांधी के विचार गांधी के कोटेशन में दिखाई देते हैं, गांधी कई सारे कोट्स देते हैं। लेकिन आज स्थिति चिंताजनक है कि गांधी मूर्तियों तक सीमित हो गए, गांधी सड़कों तक सीमित हो गए, गांधी के नाम पे रोड्स हो गई, गांधी के नाम पे मूर्तियां लग गई, गांधी नोटों तक सीमित हो गए। भारत में जो गांधी के विचार हैं, फिर से उस विचार को रिवाइव करने की जरूरत है, विशेष करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सतत विकास पर, विशेष करके पर्यावरण पर, विशेष करके सहिष्णुता पर, विशेष करके सत्य पर, विशेष करके अहिंसा पर। तो ये सारे विचार अगर एकजुट होते हैं तो भविष्य के भारत का निर्माण होता है, और वह निर्माण भविष्य के भारत की नींव रखेगा, जो नींव एक मजबूत नींव होगी, और इसी से भारत समावेशी विकास करेगा, इसी से भारत सतत विकास करेगा, और इसी से भारत आगे बढ़ेगा, और तभी हम गांधी के सपने को साकार कर सकते। ठीक है, तो ये थे गांधी के विचार। तो मुझे लगता है कि एक मोटा मोटी आवरण है। और अगर राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान को आप देखिएगा तो गांधी भारत की राजनीति में सक्रिय हुए। उससे पहले गांधी पूरे भारत में भ्रमण किए। गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु हुआ करते थे। 15 में गांधी भारत आते हैं, पूरे भारत को भ्रमण करते हैं, भारत को जानने का प्रयास करते हैं। गांधी इसके बाद साबरमती में आश्रम स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद गांधी सक्रिय रूप से राजनीति में आते हैं। पहला बड़ा आंदोलन असहयोग, गांधी अपनी ताकत को दिखाते हैं, जन चेतना को दिखाते हैं, अहिंसा को दिखाते हैं। पहली बार ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई। उसके बाद गांधी विराम काल में आते हैं। आंदोलन हुआ, चौरी चौरा में अहिंसा होती है, गांधी आंदोलन को वापस लेते हैं। फिर गांधी कहते हैं नहीं, समाज में सुधार की जरूरत है। फिर गांधी समाज में रचनात्मक कार्य में लग जाते हैं। 1922 से 1929 में फिर से आंदोलन खड़ा होता है सविनय अवज्ञा। फिर से वही कहा, असहयोग दो, बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, हिंसा मत करो। फिर उसके बाद फिर विराम का काल आता है। फिर गांधी अपने अंतिम पड़ाव असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ यह कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन में रुकता है, और भारत छोड़ो आंदोलन में वही तरीका। इस प्रकार गांधी विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से समाज को एकजुट किए, देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाए। तो यह सवाल बनने की संभावना कम है, लेकिन विचार, उनके तरीके, उनके दांव पेच, उनकी रणनीति, इसके ज्यादा सवाल बने जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी का। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.